तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रसल उन सर्वेंट्स के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया था और पूरे हफ्ते में उसने काफी एंजॉय किया। और एट द एंड जब वो दोबारा एक्सपीरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जाता है तो इस बार वो स्टोरेंट से घबराता नहीं बल्कि ब्लिंक का इस्तेमाल करके उस टोरेंट के उस पार पीरियड राउंड के डोर के पास चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रसल को ये कारनामा करता देखकर ईलो काफी ज्यादा अमेज हो जाती है और उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। और रसल की तरफ देखते हुए जो कि फाइनली ब्लिंक का इस्तेमाल कर चुका था और स्पीड राउंड के डोर तक भी पहुंच गया था, उससे कहने लगती है, सेवियर तुमने सच में कर दिखाया। और ब्लिंक का इस्तेमाल करने की वजह से एक नोटिफिकेशन सिस्टम पॉपअप होती है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, जिसके रिवार्ड के तौर पर तुम्हें इंटरमीडिएट ग्रेड का माना स्टोन दिया जा रहा है। और फिर उस स्पिरिट राउंड के डॉग को देखते हुए रसल कह रहा था, मैंने ये टोरेंट क्रॉस तो कर लिया है मगर इसके आगे क्या करना है। और अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे सामने जो दरवाजा है उसके अंदर चले जाओ। और अचानक से किसी की आवाज सुनकर रसल काफी ज्यादा डर भी गया था, लेकिन ये आवाज थी ईलो की, जो कि रसूल को कह रही थी, इतना डर क्यों रहे हो, हम एक दूसरे के साथ अभी भी कम्युनिकेट इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर की तरफ हमारी मानाज अभी भी कनेक्टेड हैं। और ईलो का ये कहना ही था, उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है जिसमें उसे मिशन मिला था कि एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, जिसका रिवार्ड भी इंटरमीडिएट ग्रेड का माना स्टोन था। और फिर ईलो उसे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि अपना हाथ उस डोर के अंदर करो। तो रसल भी ऐसा ही करता है और उससे पूछ रहा था, इससे आगे क्या करूं। तो ईगो बोली, अब से वो स्पिरिट ही डिसाइड करेगी कि वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है या नहीं। जिसे सुनकर रसल अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन स्पिरिट्स का इंतजार कर रहा था। और देखते देखते बहुत सारी स्पिरिट्स की आंखें रसल को घूर रही थी मगर कोई भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहती थी। और अभी भी ईलो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, अगर थोड़ी देर तक कोई भी स्पिरिट तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं मानती तो अपना हाथ बाहर निकाल दो। और बाहर की तरफ मास्टर डारिया भी रसल को घूर रही थी और अभी तक कोई भी स्पिरिट रसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं चाह रही थी। और रसल भी अपने मन में सोच रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, क्या किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना मुश्किल होता है, मुझे इसकी वजह से नाराज नहीं होना चाहिए। उसका एक कहना ही था। अचानक से कोई स्पिरिट उसे देखकर रिएक्ट करती है और एक बहुत बड़ा ड्रैगन रसल के गिर्द आ जाता है। और इस सब से बेखबर रसल अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, इस वक्त के लिए मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूँ। और इतने में वो ड्रैगन स्पिरिट रसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। और बाहर की तरफ जैसे ही रसल की आंख खुलती है तो उसकी गोद में एक नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा स्पिरिट ड्रैगन होता है, जिसे देखकर पहले तो रसन काफी हैरान हो जाता है मगर जब वो स्पिरिट उसके साथ थोड़ी सी लाड़ प्यार करता है तो वो अपने मन में सोच रहा था, क्या ये कोई स्पिरिट है। और इनो भी रसल को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कह रही थी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सेवियर। और ये कहते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए थे और मास्टर आर्या भी उसे मुबारकबाद दे रही थी, लेकिन रसल उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और किसी चीज को घूरी जा रहा था। और अचानक से उसकी नजर अपने छाती पे बने हुए सर्कल पे पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा था, मैंने फोर्थ सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और अपने मन में उस वक्त के बारे में सोच रहा था जब उसने स्पेस होल्डिंग का इस्तेमाल करके उस टोरन को पार किया था। और यही सब मास्टर डारिया भी उसे बताते हुए हंस रही थी कि तुमने अपने माइंड में लगी एक बहुत बड़ी सील को तोड़ा है। और दूसरी तरफ रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो गई थी जिसमें से फोर्थ सर्कल पर पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी और किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से उसके नॉलेज में भी इजाफा हो गया था और इस चीज के लिए उसे एक एक्स्ट्रा रिवार्ड भी दिया जा रहा था, जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। और अचानक से वो स्पिरिट उड़ने लग जाती है और रसल के सर पर आकर बैठ जाती है। और फिर वो लिटिल ड्रैगन रसल के साथ मस्तियां कर रहा था, जिसे देख कर हीलो उसके पास आती है, ये कोई नॉर्मल स्पिरिट तो नहीं लगती। ये कहते हुए वो उस लिटिल ड्रैगन को रसल के सर से उतार देती है और उसे रसल को पकड़ाते हुए कहती है, इसे एक नाम तो दो, कोई अच्छा सा नाम जो इस पर सूट करे। तो रसल उसे लेते हुए कहता है, इसे नाम देने से इसका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा। और बाकी सभी भी उसे कहने लगते हैं, हाँ हाँ, इसे एक अच्छा सा नाम तो दो। जिस पर रसल उसे गौर से देखते हुए कह रहा था, वेल ये काफी ज्यादा रेड है तो इसका नाम होगा बैकन।
मगर इस नाम को सुनकर बाकी सबकी रिएक्शन काफी अजीब से थे और उस लिटिल ड्रैगन को भी ये नाम पसंद नहीं आया था। और इन सब की इस रिएक्शन को देखकर रसल उन्हें कहने लगता है, हाँ हाँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मगर अपने मन में कह रहा था, ये कैसा रिएक्शन दिया इन्होंने। और फिर कुछ सोचने के बाद उस लिटिल ड्रैगन को पेपर नाम दे देता है। और ये नाम उस लिटिल ड्रैगन को भी पसंद आया था और बाकी सभी लोगों को भी। और उनकी इस अच्छे रिएक्शन को देखकर दरअसल अपने मन में सोच रहा था, हाँ, पेपर पेपरोनी नाम का एक शॉर्ट वर्जन है। और फिर मास्टर डायरी रसल को कहने लगती हैं, वेल, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम कल से असली ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और ईलो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी उसे कहती है, और मैं तुम्हें स्पिरिट्स के लेसन दूंगी। जिस पर रसल कहता है, हाँ, मैं भी इसी ट्रेनिंग के बारे में ही सोच रहा था। और उस लिटिल ड्रैगन को देखते हुए कहता है, पेपर, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। जिसके बाद हमें पूरे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकेडमी के बाहर बहुत सारे टीचर्स खड़े हुए थे, जहाँ कुछ टीचर्स बातें कर रहे थे। फाइनली वो टाइम भी आ गया जब सारे टावर्स अपने स्टूडेंट्स को चुनेंगे। और एक प्रोफेसर दूसरे को कहने लगता है, ये देखकर काफी मजा आएगा कि इस साल कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। तो दूसरा प्रोफेसर हंसते हुए कहता है, ये तो पहले से ही डिसाइडेड है कि किन लोगों को चुना जाएगा। और इतने में वहां पर कुछ बगीज आ जाती हैं, जिनमें से कुछ लोग बाहर आ रहे थे। और इसी के साथ साथ उनका इंट्रो भी दिया जा रहा था कि ये हैं किंगडम के व्हाइट टावर के जज। और फिर से वही प्रोफेसर बता रहा था कि हर टावर कुछ लोगों को चुनता है ताकि उसे हर सेमेस्टर में ट्रेन कर सके। और इतने में एक दूसरी बग्गी से किंगडम के येलो टावर का जज भी निकल आता है और फिर किंगडम के स्पेयर टावर के जज को दिखाया जाता है। और अभी भी वो प्रोफेसर एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे। हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए और भी कुछ करना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट के लिए नहीं, अपने स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए। और इन दोनों प्रोफेसर की ये बातें प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी सुन रहे थे, जो गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम अपने आप को प्रोफेसर कैसे कह सकते हो, जबकि तुम सिर्फ उन्हीं टैलेंटेड स्टूडेंट्स पर ध्यान देते हो जो कि हर काम में पहले से ही काफी अच्छे होते हैं। और इतने में एक बग्गी से किसी का हाथ निकलता है, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये किंगडम फ्लेम्स टावर का जज है। यानी कि एक एंगल से फ्लेम टावर मास्टर का एक स्टूडेंट है या फिर कोई कोलीग भी हो सकता है। और उस जज को देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स की हालत टाइट हो जाती है। और इस बंदे का नाम होता है वर्मिलियन अल्सन। और फ्लेम टावर की तरफ से इस जज को देखकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी अपने मन में सोच रहे थे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और वर्मिलियन साहब भी सभी लोगों को कहने लगते हैं, मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो, मेरे यहाँ आने की तवक्को नहीं थी क्या। और अभी भी प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे थे, इसे यहाँ पर जज के तौर पर भेजने की क्या मतलब हो सकता है, क्या वो रसल को चूज करना नहीं चाहती। और इतने में हमें किसी को बड़ी ही तेजी से ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए उसी तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। और वो पर्सन एकेडमी के ऊपर आकर लैंड करता है, जिसे सेंस करके सर अल्सन बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ देखते हैं। और वो पर्सन भारी भारी सांसें लेते हुए कह रहा था, मैं ऑलमोस्ट लेट होने ही वाला था। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना रसल रेमंड ही होता है, जिसकी तरफ सर अल्सन बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। और रसल भी उन्हें देखते हुए कह रहा था, ये तो सर वर्मिलियन अल्सन नहीं है। और फिर वो वापस मुड़ जाते हैं और जाते हुए कह रहे थे, इसे तोड़ने में काफी मजा आएगा। जिसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जब रसल एकेडमी आने से पहले मास्टर डारिया ईलो और मिस मेड का शुक्रिया अदा कर रहा था। जहां पहले वो ईलो का काफी शुक्रिया अदा करता है और फिर मिस मेड का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन जब की बार मैं यहाँ का सर्वर नहीं बल्कि इस प्रॉपर्टी का ओनर होऊंगा, तो इस जगह का काफी ख्याल रखना। तो वो भी खुशी खुशी रसल की बात को मान लेती हैं और एक बार फिर उन सभी का शुक्रिया अदा कर रहा था। और मास्टर डारिया के पूछने पर कि तुम्हें वहां जाने के लिए कैरिज की जरूरत नहीं है, तो रसल उन्हें बताता है, नहीं, अगर मैं कैरिज से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा देर हो सकती है, इसलिए भागना ही सही रहेगा। जहाँ मास्टर डारिया फिर से रसल को कहती हैं, छोटू, मेरे लिए एक काम करोगे। ये कहते हुए वो उसे एक लेटर पकड़ा देती है और उससे कह रही थी, मेरा ये लेटर ह्यूबर्ट को डिलीवर कर देना। जिसे रसल उनसे ले लेता है, मगर वो लेटर देते हुए मास्टर डारिया काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। और फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ रसल उन्हें वो लेटर दे चुका था और प्रोफेसर ह्यूबर्ट उन्हें कह रहे थे, तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी खुशी हुई। और उस लेटर को पढ़ते हुए रसल को कह रहे थे, इस टेस्ट में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम करने जाना है। और पता नहीं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, लेकिन उसे पढ़कर प्रोफेसर ह्यूबर्ट काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उसे कहते हैं कि ब्रदर एल्सन को लाइटली मत लेना। और वहां से उठते हुए रसल के पास आ जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे थे, तुम्हें इस टेस्ट के दौरान अच्छे से भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है और मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। जिस पर रसल भी मुस्कुराते हुए कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और उसका ये कहना ही था। उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें उसे सभी के सभी सिलेक्शन जजेस के सामने एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करनी थी, जिसका रिवार्ड मिड ग्रेड का माना स्टोन था। और बहुत ही जल्द रसल की टावर सिलेक्शन का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है, जहां पर उसे रिटर्न एग्जाम देना था। और रिटर्न एग्जाम देते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, रिटर्न एग्जाम इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में हर बार इसमें टॉप किया था। मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र है वो है टावर मास्टर का वो लेटर, क्योंकि पिछली जिंदगी में इस लेटर के आने के बाद मास्टर ह्यूबर्ट बहुत दफा ट्रिप्स पर जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी एकेडमिक क्लासेस को भी स्किप कर देते थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स को टीच भी नहीं कर पा रहे थे। और बहुत ही जल्द उनकी डेथ हो गई। प्रोफेसर ह्यूबर्ट, मुझे नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। प्रोबेबली उस लेटर में बहुत ही ज्यादा डेंजरस टास्क होगा, जिसकी वजह से प्रोफेसर ह्यूबर्ट जैसा एक हाई रैंकिंग मेज मारा गया। और असल ने रिटर्न एग्जाम में टॉप कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग उससे खुश थे और बहुत से जेलस थे। और अभी भी वो अपनी सोचों में ही गुम था कि क्या वो प्रोफेसर की डेथ को रोक पाएगा या फिर मैंगो वर्ड्स में यानी कि आम अल्फाजों में वो फ्यूचर को बदल पाएगा। और फिर उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब सेकंड सिलेक्शन स्टेज थी, यानी कि सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाना था। और रसल की बारी आने पर जब उसका नाम लिया जाता है तो वो भी उठते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे उनकी मौत को रोकना होगा, बल्कि मैं उनकी मौत को रोक सकता हूँ। ये कहते हुए वो इंटरव्यू देने के लिए जजेस के सामने जा रहा था और अपने मन में यही सोच रहा था, हाँ मैं फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसका एविडेंस मेरे आंखों के सामने है। मेरी पिछली जिंदगी में ब्रदर अल्सन जज के तौर पर नहीं आए थे, लेकिन इस बार ब्रदर अल्सन आए हैं, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि मैंने फ्यूचर चेंज कर दिया है। तो मुझे जल्दी जल्दी करके फ्रेम टावर में ज्वाइन होना होगा और प्रोफेसर ह्यूबर्ट की डेथ को रोकना होगा। मुझे यहाँ पर एक शानदार परफॉर्मेंस देनी होगी, जिसकी वजह से सभी के सभी जजेस मुझे एक्नॉलेज करें। और पास ही बैठे कुछ प्रोफेसर असल को बताते हैं कि जजेस तुमसे सवाल करेंगे तो तुम्हें उन सवालों का जवाब देना है। और एक जज उससे सवाल जवाब करने लगती है, जो कि काफी बोरिंग है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। यानी कि हुआ कुछ यूं कि जजेस ने उससे सवाल पूछे और रसल ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया। और क्योंकि अपने रसल भाई पढ़ाकू हैं, वो उन सारे सवालात का अच्छे से जवाब दे देता है। वैसे तुम लोगों में से कौन कौन पढ़ाकू है? टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन। और अचानक से वो जज सवाल पूछते पूछते अपना ऑरा रिलीज करती है, मगर इस चीज के बारे में रसल को पहले ही पता था और अपने मन में भी ये कह रहा था कि इस इंटरव्यू का असली मतलब ये है कि आप कितने ताकतवर हो या फिर आप कितना माना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो। और रसल को देखते हुए, जो कि उन सभी जजेस के माना प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा था, उस जजेस कहने लगते हैं ये जजेस का माना प्रेशर ब्लॉक कर रहा है। और रसल अभी भी अपने मन में सोच रहा था, मेरी पिछली जिंदगी में इसी जगह पर आकर मैंने मार खा ली थी, मगर इस बार मैं फ्यूचर बदल दूंगा। और जो सवालात जजेस उससे पूछ रहे थे, रसल फिर भी उनका फर जवाब देने लगता है। और येलो टावर का जज ब्रदर अल्सन को कहने लगता है, इतनी ज्यादा कठोर माना की वजह से भी इसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो पा रहा। तो ब्रदर अल्सन हंसते हुए अपना माना रिलीज करते हैं और उनका अपना माना रिलीज करना ही था, रसल की हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है और वो कंटिन्यूअसली अपना ऑरा रिलीज कर रहे थे।
जिसकी वजह से पीछे खड़े लोग भी तंग हो रहे थे। और येलो टावर का जज अपने मन में सोच रहा था, सच में ये एक क्रेजी टाइगर है, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो कैंडिडेट मारा जा सकता है। और रसल की तरफ देखकर, जो कि उस्माना स्टॉर्म को ब्लॉक कर रहा था, कुछ जजेस कहने लगते हैं, सरप्राइजिंग। यहाँ तक के न्यूली अपॉइंटेड प्रोफेसर भी इस माना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और ये बच्चा उसे इंड्योर कर रहा है। सच में ये एक डिजायरेबल जीनियस है। और रसल के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन होना शुरू हो जाती है, जिसमें सिलेक्शन जजेस उसे एक्नॉलेज कर रहे थे, जो कि 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही करते करते 9 पर पहुंच जाती हैं। और अभी भी ब्रदर अल्सन सबको देख कर कह रहे थे, तुम इंड्योर कर रहे हो? अच्छा जी। ये कहते हुए उसने अपना और भी ज्यादा माना रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से रसल की निकलने वाली थी। और ब्रदर अल्सन अभी भी कॉन्टिन्यूसली अपना माना रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से एक दूसरे जज को उठकर उन्हें रोकना पड़ता है कि कहीं तुम उस कैंडिडेट को मार ही ना दो, जिस पर वो भी हंसते हुए रुक जाते हैं और उस जज को कह रहे थे, मुझे तो अभी मजा आना शुरू हुआ था, कितनी बेकार बात है। और असल में रसल की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसने किसी न किसी तरह करके अपने आप को रोका हुआ था। और न्यूली अपॉइंटेड प्रोफेसर भी, जो कि कैंडिडेट्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। और वो फीमेल जज रसल को एक्नॉलेज करते हुए कहती, तुमने काफी अच्छा किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उस कमरे से बाहर आकर रसल अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, जहाँ वो इस तरह की शक्ल बनाता है जहाँ उसकी निकलने वाली थी और उसने काफी मुश्किल से रोका हुआ था। और अपने सामने खुली सिस्टम विंडो को देखकर, जिसमें उसे 9 जजेस ने एक्नॉलेज किया था, अपने मन में कह रहा था, इसका मतलब है कि अभी भी एक रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ये काफी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गैलरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे जजेस सिर्फ रसल की ही बातें कर रहे थे। और हाँ, अब तक सारे के सारे इंटरव्यू हो चुके हैं। जहाँ स्पेयर टावर का जज कहता है, वो इतना ज्यादा ताकतवर क्यों ना होता, आखिरकार फ्लेम टावर मास्टर की उस पर नजर है। तो येलो टावर का जज कहता है, हाँ, वो एक ऐसा पर्सन है जिसे हर टावर भर्ती करना चाहता है। और अचानक से ग्रीन टावर की जज ब्रदर अल्सन से कहती है, अल्सन, क्या तुम उसे अपना डेसिबल बनाना चाहते हो, अपना ट्रू डिसाइबल? मगर ग्रीन टावर जज की ये बात सुनकर ब्रदर अल्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ग्रीन टावर जज को काफी गुस्से में घूरते हुए कह रहे थे, तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं उससे अपना डिसाइबल बनाने वाला हूँ? तो वो भी थोड़ी सी डरते हुए कहने लगती है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम तो ऐमे गुस्सा हो जा रहे हो। और वो सभी जजेस अल्सन को काफी परेशानी भरी नजरों से देख रहे थे। और हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ मेजिस अपना प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर कुछ नाइट्स को ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन वो नाइट्स उन मेजिस के उन प्रोटेक्टिव शील्ड्स को तोड़ देते हैं और उन सभी मेजिस को बड़ी ही बेदर्दी से मार देते हैं। और उस जंग में सिर्फ ब्रदर अल्सन ही थे जो कि जिंदा बचे थे, बाकी उसके सारे डिसाइबल और कोलीग्स मारे जा चुके थे। और उस रात ब्रदर अल्सन पहली बार रोए थे और यही वजह है कि ब्रदर अल्सन किसी को भी अपना डिसाइबल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो उसे भी खो ना दे। और फिर हमें अगले दिन थर्ड राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक अनाउंसर अनाउंस करते हुए कह रहा था, ये टेस्ट ट्रेजर हंट का होने वाला है, तुम्हें लश वाकर हिल फॉरेस्ट में इस तरह के ग्रीन माना स्टोन्स ढूंढने हैं और तुम सभी को माना स्टोन्स के नंबर पर बेस्ड बहुत सारे रिवार्ड दिए जाएंगे। जहां रसल भी दूसरे डिसाइबल्स को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, सभी लोग एक दूसरे के माना स्टोन्स को खींचने के लिए बहुत ही डेस्परेट हुए जा रहे हैं। और फिर से एक आवाज आती है कि सभी कैंडिडेट्स एक लाइन में लग जाएं। और असल के सामने अभी भी वो सिस्टम विंडो ओपन हुई थी, जिसमें सिर्फ एक बंदे ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया था, और वो था ब्रदर अल्सन, जिसके बारे में सोचकर रसल अपने मन में सोच रहा था, अगर मैंने ये थर्ड राउंड पार कर लिया तो शायद मुझे वो 10वां पर्सन भी एक्नॉलेज कर दे। और उस अनाउंसर के स्टार्ट कहते ही रसल बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल उसी जंगल में फिर रहा था
और अपने हाथ में कुछ स्पिरिट एनर्जी को गैदर करते हुए अपने मन में कह रहा था वो काफी सफोकेटेड फील कर रहा होगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ में पेपर को समन कर देता है और उससे माफी मांगते हुए कह रहा था मैं एकेडमी में मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें इतनी देर अंदर रहना पड़ा था। मगर पेपर काफी खुश होते हुए उसके साथ मस्तियां कर रहा था। और वैसे पेपर लड़की का नाम होता है मगर इस मांगा में ये ड्रैगन का नाम है। और फिर रसल अपने सब स्पेस पॉकेट में से एक माना स्टोन बाहर निकालता है और पेपर को दिखाते हुए कह रहा था तुम्हें इस तरह के दिखने वाले स्टोन ढूंढने होंगे। तो पेपर भी उसे सूंघता है और किसी डायरेक्शन में उड़ना शुरू कर देता है, जिसको देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था मैंने सुना था कि स्पिरिट्स माना स्टोन्स को काफी आसानी से ढूंढ लेते हैं और इस चीज से मुझे ये कंफर्म भी हो गया। और पेपर भी उसे अपनी भाषा में उसके पीछे आने का कह रहा था और थोड़ी देर तक पेपर ऐसे ही घूमता रहता है, जिसके पीछे चलते चलते रसल भी अपने मन में सोच रहा था क्या मुझे इसका और भी पीछा करना चाहिए। और अचानक से हमें एक ट्री पर एक अजीब सा सैंबल दिखाया जाता है और फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और एक अजीब सी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हुडी पहना पर्सन किसी बंदे को कॉलर से पकड़कर उससे पूछताछ कर रहा था कि वो मेज कहाँ है जिसके साथ तुमने ट्रेडिंग की है। तो वो पर्सन काफी डरते हुए कह रहा था मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे वो चीज बेच दी। वो कह रहा था कि वो किसी रिचुअल के लिए रॉ मटेरियल है। तो वो पर्सन काफी गुस्सा होते हुए कहता है वो जिस रिचुअल के बारे में बात कर रहा था वो एक पैगन स्पेल है, जिसके बारे में सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और पैगन स्पेल एक ऐसा स्पेल होता है जिसकी वजह से अनडेड समन्स होते हैं, यानी कि कोई नेक्रोमेंसर है। और फिर वो पर्सन उस पर काफी गुस्सा होते हुए कह रहा था तुमने जो काम किया है ना उसकी वजह से तुम्हें काफी कड़ी सजा मिल सकती है। तुम्हारा ये जुर्म अपने किंगडम को धोखा देने के बराबर हो सकता है। और मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ वो मेज कहाँ गया। तो वो पर्सन काफी डरते हुए कह रहा था मुझे नहीं पता, मुझे जो चीज पता है वो सिर्फ ये है कि जिस बंदी ने उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप को रोका था उसके पास एक डिसाइबल है जिसे ही मारने के लिए उसने वो रिचुअल किया है। और यहाँ पर अपने रसल की बात हो रही है, यानी कि रसल की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। जिसे सुनकर वो पर्सन काफी तेजी से अपना निकाब उतारते हुए अपने मन में सोच रहा था अगर वो उस बंदी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप को रोका था तो वो यकीनन टीचर होगी और उसका डिसाइपल यानी कि रसल। और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना प्रोफेसर ह्यूबर्ट था, जो कि काफी तेजी से वहां से भागते हुए कह रहा था नहीं, सिर्फ रसल ही डेंजर में नहीं है, सारे के सारे कैंडिडेट्स डेंजर में हैं। और सीन शिफ्ट होकर हमें उसी डंजन का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक कैंडिडेट काफी गुस्सा होते हुए कह रहा था डैम इट, वो माना स्टोन्स कहाँ जा सकते हैं, सुबह से ढूंढ रहा हूँ एक भी नहीं मिला। और मैं यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके थोड़ी सी लाइट भी नहीं कर सकता कि कहीं मुझे कोई ढूंढ ही ना ले। और अचानक से उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर पहले तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर थोड़ी सी हिम्मत करके अपना विंड एरो इस्तेमाल करता है और उस पर हमला कर देता है और उसे कह रहा था तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम कोई और कैंडिडेट हो। और उस बंदे को अचानक से गिरता हुआ देखकर वो बंदा काफी डर जाता है और वहां से भागते हुए सोच रहा था क्या वो मर तो नहीं गया होगा, और अचानक से भागते भागते रुक जाता है और अपने मन में सोच रहा था वेट, उसके पास भी तो माना स्टोन हो सकते हैं। और भाई कर लेता है ये बंदा लालच, और क्योंकि लालच बुरी बला है और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो पर्सन उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था मैं उससे सारे माना स्टोन खींच लूंगा, लेकिन उसके पीछे तो कोई है ही नहीं था। जहाँ इससे पहले कि वो कह पाता कहाँ गया वो, उसके पीछे आ जाता है एक अनडेड जिसके सामने वो इससे पहले कि कुछ रिएक्ट कर पाता हमें उसकी एक चीख सुनाई देती है और फिर से सीन शिफ्ट होकर रसल पर लाया गया जहां वो पेपर का पीछा करते करते कुछ पोटलियों के पास आ गया था जिसके अंदर सारे के सारे माना स्टोन्स भरे हुए थे। जिसे देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है ये सभी के सभी माना स्टोन्स एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं। और फिर पेपर को सहलाते हुए कहता है तुमने काफी अच्छा किया, गुड जो पेपर। लेकिन अपने मन में सोच रहा था ये काफी अजीब है, मगर अपने सामने पड़े एक गोलम के कोर को देखकर उसके पास बैठ जाता है और अपने मन में कह रहा था
मगर यहाँ पर एक गोलम का कोर क्या कर रहा है और ये टूटा भी हुआ है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक पेपर काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है क्योंकि उनकी तरफ एक अटैक बढ़ रहा था, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।